तो जो हमारा दिमाग है वो कह रहे हैं कि जैसे एक बर्फ की सिल्ली समझ लीजिए, एक समुद्र में मान लीजिए बर्फ का पहाड़ है। बर्फ का कितना हिस्सा पानी की सतह के ऊपर रहता है? ये लगभग 10% के आसपास है, बाकी सारा पानी के नीचे है। यही नियम है ना, फिजिक्स में ही तो बताया होगा। सिगमंड फ्रॉइड कह रहे हैं कि यही स्थिति हमारे दिमाग की है। दिमाग का जितना हिस्सा सतह के ऊपर है वो कॉन्शियस है, चेतन। और चेतन का मोटा मोटा मतलब, जब आप जागरूक हैं, आपको पता है कि आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो आपका दिमाग चेतन है उस समय। जैसे कि अभी चेतन है, आपको पता है क्लास में बैठा हूं या क्लास में बैठी हूं, इस समय क्या करना है क्या नहीं करना है सब पता है। फोन आ गया अचानक और मास्टर जी घूर के देख रहे हैं तो फोन काट देना, चुपचाप नीचे ही नीचे काट देना है कि नहीं इस समय ठीक नहीं है, या हल्का सा उठा के बाद में बात करूंगी, या चली आना तू पान की दुकान पे 3:30 बजे। तो इतना क्या खट से कट, और ऐसा चेहरा सामने सीरियस टाइप का कि अभी तो पता भी नहीं क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये रिस्क वाला समय है, इस समय शरारत नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे बच्चे जिनको थोड़ा आदत होगी स्मोकिंग वगैरह करने की, उनका बहुत मन तड़प रहा होगा, तलब कि एक सुट्टा मार लेता किसी तरह से, पर पता है कि यहां नहीं मार सकते हैं, और यहां अगर एक लगाए तो बड़ा भारी पड़ने वाला है, तो दबा रहे हैं कि अभी नहीं, रुक जा रे मन, रुक जा रे मन, बस 20 मिनट रह गए हैं, नीचे जाके 2 लगा लूंगा, अभी थोड़ी देर शांत रहो। अभी आप ये जो चल रहा है ना आपके मन में, इसको बोलते हैं कि आप कॉन्शियस माइंड में हैं। आप यहां, आपको पता था क्लास में आ रहे हैं, इससे आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी है जो क्लास के लायक है। आप जिन कपड़ों में शाम के बाद होते हैं वो पहन के नहीं आते क्लास में, क्योंकि आपको पता है असभ्य कहलाए जाएंगे अगर वो सब पहन के आ जाएंगे। तो आप जानते हैं कि भाई क्लास में जा रहे हैं तो डिसेंट बन के जाना है, इंसान बन के जाना है, कंगी वंगी कर लो ठीक से, झाड़ झंखाड़ लेके नहीं जाना है इस तरह से। ये कॉन्शियस माइंड है, सोच समझ के कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्शियस माइंड में इच्छाएं आती रहती हैं तरह तरह की, जो कि सामान्य बात है। इच्छाएं 3 तरह की हैं। एक वो जिन्हें जब चाहे पूरा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास करते हुए अचानक इच्छा आई कि पानी पी लूं, तो पी लो, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत जोर से इच्छा हो रही है पानी पीने की, तो बोतल उठाओ पी लो पानी, इसमें क्या दिक्कत है। बाहर जाके पी के आ जाओ, या कोई पड़ोसी वड़ोसी होगा जो पनघट से पानी लाया होगा, उससे मांग के पी लीजिए, उसमें क्या है, कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसी इच्छा जिसको लेकर कोई दबाव नहीं है, आप पूरी कर सकते हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी होंगी जो आएंगी और उसको लेकर दबाव है कि अभी पूरा नहीं कर सकते, बाद में कर सकते हैं। ऐसी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, इसको बोलते हैं सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ डिजायर्स। जब हम अपनी किसी इच्छा को दबाते हैं तो वो इच्छा चेतन से दबकर अवचेतन में चली जाती है। तो ये वाला हिस्सा मान लीजिए सबकॉन्शियस का है। आपके सपने वगैरह आमतौर पर सबकॉन्शियस से आते हैं। हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस सबकॉन्शियस के लेवल पे होता है। नींद की सबसे गहरी अवस्थाएं सबकॉन्शियस के लेवल पे होती हैं, और सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे कोई कंट्रोल कर सके तो वो कुछ भी कर सकता है। सामने वाले को हिप्नोटाइज करना सबकॉन्शियस के लेवल पे होता है, और कॉन्शियस पे नहीं होता है। तो इच्छाओं की दुनिया की बात करें तो जो इच्छाएं अभी व्यक्त नहीं कर सकते लेकिन बाद में कर सकते हैं, उसको आप दबाएंगे, सबकॉन्शियस में है। कि जैसे यही कि सिगरेट पीनी है, अभी नहीं पी सकते है, सिगरेट भी है, माचिस भी है, माहौल भी है, लेकिन ये पता है कि अगर यहां ऐसा किया, छिपा नहीं सकते ना कि चुपचाप पी ली, पता भी नहीं चला, ऐसा तो होगा नहीं। उसकी महक हर जगह गुले गुलजार हो जाएगी, और उसके बाद ढूंढ लिया जाएगा कौन है। तो आप ये सब सोचते हुए छोड़ो यार, दबा के रखो, बाद में 3:30 बजे तब देखेंगे। ये सब कॉन्शियस हुआ। फिर मन का एक तीसरा हिस्सा है, क्योंकि कुछ इच्छाएं कॉन्शियस में ऐसी आती हैं जो ना अभी पूरी हो सकती हैं, ना कभी और पूरी हो सकती हैं। वो इच्छाएं इतनी अनैतिक हैं अपनी प्रकृति में, जिनको पूरा करना तो दूर की बात है,
किसी को ये कहना कि मेरे मन में ऐसी इच्छा आती है, ये भी पाप माना जाएगा। और मजे की बात है, सबके मन में आ रहा है। कहना अलाउड नहीं है। सबसे अच्छे दोस्त को भी जो ना बताया जाए, ये वो वाली इच्छाएं हैं। इसलिए नहीं कि उसके भाई या बहन को लेकर है, अदरवाइज भी ऐसा हो सकता है, किसी भी वजह से, कि आपको लगता है कि बहुत अनैतिक है, नहीं ये नहीं बात करेंगे, ये बहुत पर्सनल मामला है। ऐसी इच्छाओं को और दबाना पड़ता है। वो कमबख्त जोर मारती हैं बार बार, इच्छा चाहती है कि पूरी हो जाए, मन को पता है कि पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें और दबाते हैं, तो ये पहुंच जाती है अनकॉन्शियस में। जो सबकॉन्शियस में है वो लौट के चेतन में फिर से आ सकता है कि पान खाना है, पान खाना है, पान खाना है, अभी नहीं खा सकते, अभी नहीं खा सकते। क्लास खत्म हुई, बाहर गए, फिर से इच्छा ही पान खाओ, पान खा लिया, गप से मन शांत हो गया। अब चेतन में चली गई थी, फिर चेतन में आ गई। आपने दबा लिया था, शाम को फिर याद आ गया तो आपने पूरा कर लिया, क्या दिक्कत है। अब जो इच्छा ऐसी है जो न पूरी अभी करनी है, न कभी और करनी है, न किसी से कहना है, ऐसी तमाम इच्छाएं हो सकती हैं। और सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं मुख्य रूप से ऐसी इच्छाएं काम इच्छाएं ही होती हैं। और काम चेतना इतनी आवारा किस्म की है कि वो किसी के प्रति भी हो सकती है। ऐसे लोगों के प्रति जिनके साथ अगर संबंध आप सोच भी रहे हैं तो वो समाज में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे सगोत्रीय संबंध आपने सोच लिया किसी के साथ हरियाणा में, तो बिना गर्दन के लटकना पड़ेगा पेड़ पर, कोई चारा नहीं है उसका। तो ऐसी इच्छाओं को दबाएंगे, दबाएंगे और दबाएंगे, इतना दबाएंगे, इतना दबाएंगे कि वो चली जाएगी अचेतन में, अनकॉन्शियस में। अनकॉन्शियस का मतलब है कि यहां एक काली गुफा जैसा मामला है, यहां जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। और बाहर निकलने का जो एक रास्ता है उसके पास में बैठा एक चौकीदार। ये सब सिगमंड फ्रॉइड बता रहे हैं। चौकीदार का सिद्धांत दिया उसने, थियरी ऑफ गेटकीपर बोलते हैं उसको, चौकीदार का सिद्धांत। उस चौकीदार का एक ही काम है कि अंदर से कोई इच्छा बाहर आ ना पाए, दबी रहे अंदर। इसलिए जब किसी इच्छा को बाहर आना होता है वो चेहरा बदल के आती है, क्योंकि चौकीदार है गधा एक नंबर का, चेहरा बदलते नहीं पहचान पाता, आधार कार्ड नहीं मांगता उसका, चेहरा बदल के आएगी, समझता कोई और है तो तुम जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। और जो सिगमंड फ्रॉइड कहना चाह रहा है वो ये कि हमारी सबसे दबी हुई इच्छाएं चेहरा बदलकर सपनों या कल्पनाओं में सामने आती हैं। उसने सारे सपनों की व्याख्या कर दी कि ये सपना आने का मतलब दरअसल ये है, मतलब रहस्यवाद की व्याख्या कर दी कि रहस्यवाद क्यों होता है। उसको गर्भ के दौरान के अनुभवों के अचेतन स्तर से उसकी व्याख्या की, बहुत रोचक व्याख्या है सिगमंड फ्रॉइड ने। और उसने कहा कि अब आप सोच के देखिए कि आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आमतौर पर करते हैं केवल उस बात से जो उसने आपके सामने कही है। वो चेतन है, मुश्किल से 10%। उसका 90% व्यक्तित्व उसके अवचेतन और अचेतन में है। अवचेतन जिसे वो जानता है किंतु आप नहीं जानते, अचेतन जिसे वो भी नहीं जानता। और फिर आप केवल 10% जाके बोलते कि इंसान बड़ा अच्छा है, हमने उससे बात की है। यहां तो शादियां हो जाती हैं 5 मिनट की बातचीत के आधार पे। लड़के के घर वाले लड़की के घर वाले सारे घेर के बैठे हैं, फिर बोलते तुम दोनों बात कर लो। सब उठ के चले जाते हैं, बाहर कान लगा लेते हैं दीवार में ऐसे करके। फिर लड़का पूछता है आपकी क्या हॉबीज हैं। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से तैयार किया हुआ है। लड़की बता रही है सास ससुर की सेवा करना मेरी हॉबी है। लड़का बाग बाग, क्या बात है यार, यही पत्नी चाहिए थी, मेरे माँ बाप का ध्यान रखेगी। फिर लड़की पूछती आपकी क्या हॉबी है। लड़का कह रहा है खाना बनाना, पत्नी को घुमाना, शॉपिंग पे ले जाना, ये सब हॉबीज हैं। दोनों मक्कार एक नंबर के, दोनों सफेद झूठ बोल रहे हैं एकदम। लेकिन क्योंकि ऊपर की खोपड़ी है ना 10%, उससे काम चल रहा है। दोनों सुपर प्रभावित होकर लौटे हैं। लड़के के माँ बाप पूछ रहे क्या पापा, बस क्या बताऊं पापा, आपकी सेवा हो जाए, मुझे यही तो इच्छा है। लड़की भी कह रही है बहुत अच्छा, शॉपिंग करवाएगा और देखिए खाना बनाता है। देखिए आजकल ऐसा लड़का मिलता है कहीं। मैंने पूछा शराब पीते हो, बोला नहीं एकदम नहीं पीता हूं शराब में।
शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, ऐसा लड़का आजकल मिलता है कोई इतना सज्जन? ऊपर से मार्केटिंग करवाएगा, शॉपिंग करवाएगा। अभी उसको पता नहीं है कि सब झूठ है, फरेब है, इसमें एक भी चीज सस्ती निकलने वाली आगे चलकर। दोनों प्रभावित हो गए, शादी हो गई। 6 महीने बाद झगड़ते हुए अपने घर पहुंचे, क्योंकि 6 महीने बाद सच सामने आ जाता है। 2, 4, 5, 6 महीने तो एक विशेष काल है जिस समय 7वें आसमान पे होते हैं लोग, उसके बाद जमीन पे धम से गिरते हैं, तब समझ में आता है कि गलती हो गई है। तो कौन, ये तो भैंस टाइप का इंसान मिल गया मुझे, तो ठीक व्यक्ति है ही नहीं। तो अचेतन जो है ना, वो कंट्रोल करता है हमारे माइंड को। और सिगमंड फ्रॉइड ने कहा, किसी को समझना है तो उसके अचेतन को समझो, उसके अवचेतन को समझो। और मनोविश्लेषण जो है वो तरीका है किसी व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन को समझने का, जिसपे सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसी रिसर्च की, हजारों केसेस पे रिसर्च करके तब निष्कर्ष निकाले। आप समझ सकते हैं कि उसका क्या असर रहा होगा उस जमाने में। प्रामाणिकता का मतलब पता क्या है? 2 चीजें होती हैं। प्रामाणिकता का मतलब है कि एक तो आप जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आपके पास उसका गहरा ज्ञान या गहरी दक्षता होनी चाहिए। पहली बात तो यह है, ज्ञान या दक्षता की गहराई होनी चाहिए, उथलापन नहीं होना चाहिए। प्रामाणिकता की एक बात तो ये है। ये प्रामाणिकता नॉलेज की बात कर रहे हैं भी, है ना, चरित्र की बात नहीं कर रहे, वो तो इंटेग्रिटी में ही आ जाएगा। दूसरा, कोई कितना भी तोप टाइप का इंसान हो, क्या उसके पास दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है? या कहीं ना कहीं वो भी कमजोर पड़ी जाएगा। अगर किसी मुद्दे पर आपको कुछ नहीं आ रहा, मान लीजिए आपने सब, जैसे मान लीजिए आपने एक सवाल पूछा और मुझे नहीं आता उसका उत्तर, वो शब्द मैंने नहीं सुना हुआ, ये जानते हुए कि यदि मैं घुमा फिरा के बोलूंगा तो शायद मैनेज हो जाएगा। लेकिन प्रामाणिकता की पहचान है कि जहां नहीं पता वहां माफी मांग लेनी चाहिए। उस माफी मांगने से हल्का सा अविश्वास पैदा होता है, किंतु लॉन्ग टर्म में विश्वास ज्यादा गहरा हो जाता है। और जहां आपने ऊट पटांग कुछ बोल दिया, जैसे कई पेरेंट्स बच्चों को कहानी सुनाते हैं ऊट पटांग सी, जब बाद में पता लगता है ना कि आंसर गलत था, तो आंसर तो आपके 100 में से 2 ही गलत थे, लेकिन भरोसा 98 भी हट जाता है उसके बाद। तो इसलिए जहां ज्ञान की कमी हो, ज्ञान की कमी को स्वीकार कर लेना, और स्वीकार करना काफी नहीं है, उसे सुधारना। ज्ञान की कमी को स्वीकारना, सुधारना, ये कहना कि भैया अभी नहीं पता है, थैंक यू, आपने इस तरफ इशारा किया, कल इसके बारे में बात करेंगे, आज रिसर्च करेंगे हम इसके बारे में, तब बात होगी। तो यदि आप अपने क्षेत्र में इस तरह से बिहेव करेंगे, इंटीग्रिटी है ही, ऑथेंटिसिटी है ही, तो एक ट्रस्टवर्दीनेस का स्तर बनना शुरू होता है। तीसरा एक शब्द होता है कमिटमेंट्स को फुलफिल करना, फुलफिलिंग कमिटमेंट्स, प्रतिबद्धताओं को पूरा करना। इसका हिंदी में प्रतिबद्धताओं को निभाना। प्रतिबद्धता का मतलब है जो वायदा आपने किसी से किया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना, या तो करो मत। और अगर एक बार मैं खुद से वायदा कर देता हूं तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। ये तेवर होना चाहिए। अगर वायदा कर दिया तो कर दिया, अगर पान का बीड़ा उठा लिया तो उठा लिया, फिर कैसे पीछे हटेंगे। तो कमिटमेंट्स अगर आपने की हैं, जितनी कमिटमेंट की है, जैसी कमिटमेंट की है, ठीक वैसे उसको पूरा करना। और वो भी एक बार नहीं, जीवन में बार बार करेंगे, तब जाके भरोसा पैदा होगा किसी का। भरोसा ऐसे पैदा नहीं होता, भरोसा बहुत धीमी प्रक्रिया में पैदा होता है। कई बार कमिटमेंट्स पूरी करेंगे तब जाके भरोसा पैदा होना शुरू होता है। तो जब और जैसे कमिटमेंट है, जब का मतलब टाइम बाउंड। अगर आपने कहा कि मैं इस समय तक आपका ये काम कर दूंगा, तो फिर उस समय तक हो जाना चाहिए। जैसे कहा कि इस लेवल पे करेंगे तो उस लेवल पे होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और एक अंतिम शब्द जो इन सबसे वैसे तो मिलके बन ही जाएगा, चाहे तो वो भी लिखें, सुसंगतता, यानी कंसिस्टेंसी। देखो, किसी का जो भरोसा हिलता है ना, उसे सबसे बड़ी बात है इनकंसिस्टेंसी। अगर कोई बच्चा पेरेंट्स पे भरोसा ना कर पाए, पेरेंट्स बच्चे पे ना कर पाए, दोस्त पे ना कर पाए, इसकी सबसे बड़ी वजह है इनकंसिस्टेंसी, असंगतता। और कंसिस्टेंसी का मतलब है सुसंगति या सुसंगतता या संगतता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप जो कहते हैं
और आप जो कहते हैं, ये क्या बात हुई? वाह। आप जो कहते हैं और आप जो कहते हैं। नंबर 2, आप जो कहते हैं और आप जो करते हैं। नंबर 3, आप जो करते हैं और आप जो करते हैं। उन सब में सुसंगति होनी चाहिए। मतलब कहने करने में तो नॉर्मल बात है ही कि जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो कहते हैं, ये तो है ही। आपको ध्यान है कि एक शब्द आया था डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस। उसका क्या मतलब था? दो एटीट्यूड्स में डिसोनेंस या एटीट्यूड और बिहेवियर में डिसोनेंस, कि मेरे दो एटीट्यूड्स हैं जो आपस में सुसंगत नहीं है। इसका मतलब मेरे व्यक्तित्व में कंसिस्टेंसी की कमी है। तो मैं जो कहता हूं और जो मैं कहता हूं, यानी कि मेरे दो विचार, मेरे दो मूल्य, या मैं जो कहता हूं और जो करता हूं, एटीट्यूड बिहेवियर लिंक, और मैं जो करता हूं और मैं जो करता हूं, अगर मैं दो ऐसे काम कर रहा हूं जिनमें आपस में कंसिस्टेंसी नहीं है, इनमें से किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी व्यक्ति की विश्वसनीयता को स्खलित कर सकती है, कमजोर कर सकती है। समझ के पूरी बात? तो यदि किसी को विश्वसनीय होना है तो उसको इन 4 चारित्रिक गुणों का ठीक से विकास। जैसे मैं कहता हूं कि जातिवाद बुरा है और उसके बाद मैं मान लीजिए जाति के समर्थन में कुछ बाकी कहता हुआ दिख जाता हूं, तो एक तरफ मैं कह रहा हूं जातिवाद बुरा है, एक तरफ मैं जातिवादी का सन दे रहा हूं, ये इनकंसिस्टेंसी है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि जातिवाद बुरा है, दूसरी तरफ मैं जाति आडंबर का पालन कर रहा हूं, तो कहने और करने की संगति है। तीसरी तरफ मैं कोई ऐसा काम करता हूं, जैसे मान लीजिए कुछ भी दो कार्यों में अगर असंगति हो जाए, कि एक तरफ कोई व्यक्ति कहे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, करता हो, व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, और किसी दूसरे इंसिडेंट में देखता है कि बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, तो दो इंसिडेंट्स में उसके एक्ट्स में अगर असंगति दिख रही है तो ये असंगति हो गई। और इसका मतलब किसी भी तरह की असंगति हमारे बारे में संशय पैदा करती है, संदेह पैदा करती है, और फिर कोई व्यक्ति पे भरोसा कर नहीं पाता। भरोसे का मजा तब है जब आंख मूंद के भरोसा किया जाए। आप किसी से कहें कि भाई 10,000 रुपए चाहिए, वो कहे कि यार, मतलब वो इस भाव से दे कि मुझसे ज्यादा सुरक्षित आपके पास है। अगर ये भरोसा आपका है बाजार में, दोस्तों के बीच, तो आप विश्वसनीय हैं। जो 13 से 20 की उम्र है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों का उस समय बढ़ता है बहुत ज्यादा। ये बात बायोलॉजिकली साबित होती है बार बार कि मेल सेक्सुअल डिजायर और फीमेल सेक्सुअल डिजायर में बहुत अंतर है। मेल्स की सेक्सुअल डिजायर बहुत तेजी से उठती है, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाती है। फीमेल्स की सेक्सुअल डिजायर बहुत ग्रेजुअली ऊपर उठती है और उसको शांत होने में ज्यादा समय भी लगता है। इसलिए आप देखेंगे सेक्सुअल रिलेशनशिप की शुरुआत करने में मेल्स का बिहेवियर हमेशा ज्यादा एग्रेसिव रहता है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर आप देखेंगे वही प्रपोज कर रहे हैं, वही ट्राई कर रहे हैं डेटिंग करने के लिए, बाइक घुमा रहे हैं, ऊपर नीचे पहिया घुमा रहे हैं कि किसी तरह से साबित हो जाए कि मैं तुम्हारे लायक हूं। अब टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, बेचैनी उनके अंदर है, उनको एक्सेस नहीं है फीमेल पार्टनर्स के लिए, ऐसे दोस्त उनके नहीं, वो जैसे माहौल में रहते हैं बात करने से हिलना मच जाता कि जैसे पेन मांग लिया, अब बात भी नहीं कर सकते, दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ऊपर से इंटरनेट है, पॉर्न सुबह से रात तक देख रहे हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, और पॉर्न देख के एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन ऐसा बन गया है जो रियल लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। उनको बचपन से ये भी सिखा दिया कि ये बहुत गंदी चीज होती है, तो बात भी नहीं कर सकते। ऊपर से कंपटीशन है, करियर बनाना है। लड़के को तो बचपन से पता है कि पूरा परिवार मुझे पालना है, और पेरेंट्स के पूरे सपने उस पर टिके हुए हैं, और पेरेंट्स बार बार याद दिला रहे हैं कि बेटा मेरी रिटायरमेंट 10 साल में होने वाली है, तुम्हें ही कमाना है, इसलिए पढ़ाई में मैं खराब हो जाऊं, ये ऑप्शन लड़के के पास उतना नहीं है, उसको ज्यादा स्ट्रेस है। इसलिए 13 से लेकर 18-19 साल का जो लड़का है, ये इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। ये बच्चे बड़े विद्रोह, हमारा बेटा उस उम्र में है, एकदम घोर विद्रोही होता है कई बार। ठीक है, हम समझ रहे हैं उसके मन में क्या चीजें चल रही हैं, एकदम अकेला है, किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये मेल लोनलीनेस दुनिया के सबसे बड़े खतरों में है, और मेल लोनलीनेस के 2 फेजेस हैं। एक तो ये वाला है, इसमें वो बच्चे खुशनसीब है जिनका एक अच्छा गैंग है, वो बच्चे खुशनसीब है जिनके पास अपनी उम्र की एक बहन है और बहन से दोस्ती है। जी।
एक बहन होने से, उससे दोस्ती होने से आपकी बहुत सारी कुंठाएं इसलिए खत्म हो जाती हैं कि आपको आइडिया रहता है कि लड़की ऐसी होती है, आसपास है, उससे बात हो रही है, तो आपको पता है कि ऐसी होती है, बात भी आप कर पा रहे हैं। और दूसरा, मेल लोनलीनेस जनरली 40 के बाद जो आती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसलिए आप देखेंगे हार्ट अटैक्स महिलाओं में कम होते हैं, पुरुषों में बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन इसका एक बड़ा फैक्टर लोनलीनेस भी है। महिलाओं में शेयरिंग करने की टेंडेंसी बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा रहती है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव है, उन्हें संकोच नहीं है, झिझक नहीं है। कहीं डांस वांस करना हो, लड़कियां जितना आसानी से डांस करने चली जाएंगी, लड़के आमतौर पर नहीं जाएंगे, वो मनोज बन के बैठे रहते हैं। गाना गाना हो फैमिली में, लड़कियां आराम से गा देंगी, लड़के आमतौर पर नहीं गाएंगे। मतलब अपवादों को छोड़ के, एक्सेप्शन छोड़ के, जहां जहां सहज होकर एक्सप्रेसिव होना है, लड़के जनरली पीछे रहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वैसी हुई, थोड़ा डिस्टेंस हुआ। फिर उनको ये भी समझाइए कि तुमको मर्द बन के रहना है, और मर्द बनने में ये होता है कि आप बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं। ये सब चीज़ें मिलके उनको घुटन से भरती हैं। और आजकल साइकोलॉजी में ये एक टॉपिक है जो पढ़ाया जाता है कि जो मिड लाइफ क्राइसिस है, 40 के बाद का जो क्राइसिस है, स्पेशली इन द मेल्स, वो अकेलेपन का, जबकि वो विमेन के मामले में आमतौर पर नहीं है, क्योंकि उनमें, जिसको आपने सिस्टरहुड कहा, आपस में रिलेशनशिप बना रहता है उनके साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। जैसे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो माँ उनसे रोज बात करेगी वीडियो कॉल पे, ये आमतौर पे दिखेगा। बाप का नहीं दिखेगा। बाप बात भी करेगा तो क्या पूछेगा, और ठीक हो? हाँ पापा ठीक हूँ, चलो ठीक है पढ़ो, खत्म। मेरी मदर गई हुई है मेरे भाई से मिलने यूएस में। जब वो बाहर में होती है पापा के साथ, मुझे रोज जब आप रोज बात होती है तो पापा भी बीच में गेस्ट अपीयरेंस के लिए आ जाते हैं। अभी 3 हफ्ते से गए हुए हैं। मेरा पहला मैसेज पापा का आया परसों, माई नेटफ्लिक्स इज नॉट वर्किंग, प्लीज फिक्स इट। हम लाइक 3 हफ्ते में, मैंने कहा आपने एक बार ये नहीं पूछा तो कैसा है, ठीक है नहीं है, पहला नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, प्लीज फिक्स। वो रिकंडीशनिंग करने की बहुत ज़रूरत है। जो माइंडसेट, मेल माइंडसेट है, वो बहुत ही अकेलेपन का, और इसीलिए हार्ट अटैक्स में पुरुष लोग बहुत आगे हैं, सुसाइड्स में पुरुष लोग महिलाओं से आगे रहते हैं। इसीलिए सर तो है कि इग्नोर करने की कला विकसित कर लीजिए। देखिए, इस जिंदगी में इतने तनाव है, पहले बहुत तनाव है, तनावों को आमंत्रित मत कीजिए। इतने मोर्चे पहले ही खुले हैं, और मोर्चे मत खोलिए अपनी तरफ से। तैयारी पे फोकस कीजिए, जो जरूरी है जिंदगी में वो सब करते रहिए। अनावश्यक युद्ध मत लड़िए, और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बचा के रखना है। वो तभी होगा जब आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर सकें। कोई आपका मजाक बना रहा है, क्लास में किसी ने कुछ बोल दिया, लड़ना नहीं है, इग्नोर करना है। आप किसी को पसंद करते हैं मान लीजिए, और उसने किसी और को पसंद कर लिया, तो ये नहीं कि तेजाब की बोतल खरीद के घूम रहे हैं उससे पीछे पीछे। ये तमाशा नहीं करना है, ये गधेपन का चरम लक्षण है। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं बच्चों से भी जो मेरे आसपास हैं कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है भाई। तुम किसी भी लट्टू बने बने घूमो, उसको बोलो और वो कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ये झेलना बहुत जरूरी है। इससे आदमी के पैर जमीन पे रहते हैं। लेकिन इस वजह से रिजेक्ट मत करना दूसरों को कि मैं तो सिखा रही हूं, मैं तो सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं है। वो तो अपना फैसला अपने हिसाब से करना चाहिए, लेकिन रिजेक्शन का दर्द, और उस दर्द को, अब जैसे किसी ने रिजेक्ट किया, आपके पास 3 तरीके हैं। एक तरीका है आप कहें कि छोड़ूंगा नहीं, अब मैं रात दिन तेरे बारे में ही सोचूंगा, अब मैं सुबह अपने घर से उसी टाइम निकलूंगा जब तू निकलेगी या तू निकलेगा, वहीं जाऊंगा जहां जहां तू जाएगी या जाएगा। मैं तेरा बॉडीगार्ड हूं अब से, सुबह तेरे पीछे पीछे आऊंगा, शाम तक पीछे पीछे घूमूंगा, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं और मेरे दिमाग में इतनी आज़ादी नहीं है कि मैं कुछ और सोच सकूं जीवन में। मैं तुम्हारा बंधुआ मजदूर हूं, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तुम्हारा स्लेव हूं। और ऐसे ही मूर्खों ने ऐसे गीत लिखे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अजीब बात है भाई, तुम दिन को रात कहो मैं भी रात, मैं गधा हूं कि मैं रात कहूंगा दिन को यार। वही साहिर वाली बात, ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नजर से, हम अपनी नजर से देखेंगे, क्यों किसी के पीछे पागल होंगे। भाई आपको कोई अच्छा लगा, आपने कहा, उसने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। पूरी ग्रेशियसनेस के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए।
कि चलिए ठीक है, आपने मुझे मना कर दिया, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। हाँ, याद रहेगा, और जीवन में कभी मिलेंगे तो मित्र की तरह मिलेंगे, दोस्त की तरह मिलेंगे। ये कह के ईमानदारी से हट जाइए, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे एक फिल्मी गीत में कहा गया, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अरे यार, तुम ठेकेदार हो क्या? तुम मुझे नहीं चाह रही, कोई बात नहीं, जिंदगी भर कुंवारे बन के रहो, कुंवारन बन के रहो तो ठीक है, किसी और को चाहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं अलाउद्दीन खिलजी हूं क्या? अजीब हाल है भाई, काहे खिलजी बन के घूम रहे हो? इससे अच्छा क्या है, चलिए कभी आप किसी और के साथ होंगे तो मैं बधाई देने के लिए आऊंगा। अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं, आप तो दरअसल खुद से प्रेम कर रहे थे, आप अपनी ईगो से बाहर निकल नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम नहीं करती, कोई बात नहीं, इतनी आज़ादी दे रहा हूं, किसी और से किया तो आंख निकाल दूंगा। ये आप इससे प्रेम कर रहे हैं, या इसको वस्तु समझ के कब्जा करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? आप ठेकेदार हैं इसके। ये ठेकेदारी अगर मन में आती हो, उसको मन से निकाल दीजिए, एक कायदे का इंसान बनिए। और सबसे अच्छा रास्ता है इग्नोर। किसी ने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूं या नहीं करता हूं, आपने कहा ओके थैंक यू। उससे कहा थैंक यू क्यों? आपने कहा 4 रास्ते और खुल गए। अरे क्या हो गया इसमें, क्या हो? और एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मेरे नाम से लोगों ने बहुत फैला दिया, तू नहीं कोई और सही, उसने कोई और सही, मेरा नहीं है वो। मैं तो यहां से सुनता हूं वहां बोल देता हूं, मैं तो इतना ही करता हूं। इसका इस शेर के 2 फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म दूसरा भी है। अगर तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। एक तो ये है, ये तो उनके लिए जब कोई हरजाई हो जाए, हरजाई का मतलब बेवफा हो जाए, है ना, ये तो उनके लिए है। अगर वो वाला मामला नहीं है, आपने गुलाब का फूल भेजा और वहां से गोभी का फूल आ गया वापस, इसका मतलब तो मुंह गोभी जैसा करने की जरूरत नहीं है, वहां उस अदा से बोलना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो, या फिर तू अकेला तो नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि केवल किसी पे होगा, किसी पे भी हो सकता है, दोनों पक्षों पे हो सकता है। इग्नोर करना सीखना है, कोई बात नहीं। और 2 दिन बाद कोई आपसे पूछे, यार तूने कार्ड दिया था, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, कैसा लगता है? और आप कहें कौन? आपने कहा परसों उसने रिजेक्ट किया। और किसने? उसे नाम बताया। बोले हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था शायद। यार डिस्टर्ब मत करो, आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स। क्या टेंशन लेनी है? वही व्यक्ति सामने से आ गया, उसने कहा अब आप कैसे हैं? आपने मैं तो ठीक ही रहता हूँ। अब क्या होता है? अब और तब क्या होता है? नहीं मैंने 2 दिन पहले आपको मना किया था। आप हैं कौन? अच्छा हाँ चेहरा देखा वो लग रहा है। लोड नहीं लेना है एकदम जिंदगी में, इग्नोर करना है। और